नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज के जो एपिसोड है जितेंद्र जी का, ये आखिरी एपिसोड है इस कहानी का। जितेंद्र जी, ये जो आखिरी एपिसोड है अब अंतिम चरण में है। आप लोगों का बहुत प्यार मिला इस कहानी का। इतना लंबा एपिसोड इतने हमने आज तक नहीं बनाया था, लेकिन पसंद आया आप लोगों का। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस कहानी की ओर चलते हैं। जितेंद्र की कहानी अगर आपने पहली बार सुन रहे हैं तो इसके अगले भाग जरूर सुनिएगा, देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब देर नहीं करते हैं, अब इस कहानी में चलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। मैं अपने कमरे के अंदर में सो रहा था। मैं, मेरी पत्नी, हमें सोए हुए लगभग 1-1.5 घंटा से ऊपर बीत चुका था। मैं गहरी नींद में जा चुका था। मैं दिन भर अपने दुकान पर अपना काम कर रहा था और शाम को जब आया रात को तो थका हारा था। खाना खा करके कुछ देर अपनी माँ से बातचीत किया, इसके बाद पत्नी के साथ में। लेकिन आज जब मैं पत्नी से बात कर रहा था ना, तो उसका व्यवहार आज कुछ और बदला हुआ था। मैं अब जान चुका था, फकीर बाबा ने जो बताया था वो मैं समझ चुका था कि हमारी पत्नी के अंदर में वही लड़की की आत्मा अब प्रवेश कर चुकी है। रात के टाइम हमारी पत्नी के अंदर में आ जाती है और हमारी पत्नी के शरीर का फायदा उठाती है। मैं ये सब समझ चुका था, जो बाबा ने बताया था। मुझे अब बहुत दुख हो रहा था। मुझे उस लड़की की आत्मा से एक तरह से नफरत सी हो गई थी। मैं सोच रहा था कि ना मैं शहर जाता, ना उस कोठी में, उस बंगले में मैं नौकरी करता और ना ये विपदा मेरे साथ में आती। लेकिन अब जो कुछ हो रहा था, अब तो उसको वापस नहीं किया जा रहा। आखिरकार ये सब घटना मैं अपने दिमाग में कब सोचते सोचते मैं सो गया। पत्नी मेरे बगल में सोई ही थी, लेकिन आज मेरे से ऐसी कुछ बातचीत नहीं कर रही थी। मैं भी अब गहरी नींद में चला गया था। अचानक जब मेरी आंख खुली ना, तो मैं देखा कि मेरी पत्नी बगल में है ही नहीं, दरवाजा खुला हुआ है। जब मैं सोचा कि शायद बाथरूम वगैरह गई होगी। अब घर के अंदर में तो बाथरूम था नहीं, अटैच नहीं था, बाहर ही आंगन में बना हुआ था। कुछ देर तक मैं इंतजार करता रहा कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, क्योंकि आधी रात से ऊपर का वक्त हुआ पड़ा था। एकदम सन्नाटा हर तरफ गांव में पसरा हुआ था। जब कुछ देर के बाद मैं बैठा रहा पलंग के ऊपर, जब मेरी पत्नी नहीं आई तो मैं उठकर खड़ा हुआ, दरवाजे से बाहर निकला, आंगन में देख लिया, बाथरूम जहां बना हुआ उसका भी दरवाजा खुला हुआ, मतलब उसके अंदर है ही नहीं। आप कहाँ गई मेरी पत्नी आधी रात के वक्त में? क्योंकि मैं शाम को जब आया था ना, तो उसके हाव भाव कुछ बदले हुए नजर आ रहे थे। वो मुझसे आंखें मिला नहीं रही थी, सीधी तरह से किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। व्यवहार उसका बदला बदला था। मैं बाबा जैसे मेरे को बताए थे, अब मैं तो समझ रहा था कि रात होते ही, अंधेरा होते ही जो आत्मा लड़की है तुम्हारे पत्नी के शरीर में आ जाती है। अब मैं वही समझा था कि ये शायद इसका कोई और खेल होगा। आज ऐसा ही कर रही है। मैं इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब पत्नी ना पलंग घर के अंदर है, ना पलंग पर है, ना बाथरूम में है, तो कहाँ गए? आप जब मेन गेट के दरवाजे पर पहुंचा तो देख करके मैं हैरान रह गया था। दरवाजा खुला हुआ था, मतलब वो घर से बाहर निकल चुकी है। मैं एकदम डर गया और सीधा माँ के दरवाजे पर पहुंचा
और आवाज़ देने लगा, माँ माँ जल्दी उठो, माँ जल्दी उठो। मेरी माँ अब मेरी आवाज़ सुन करके उठ गई थी। अब कहने लगी, अरे जितेंद्र, क्या हुआ इतनी रात को, सब खैरियत तो है? मैं बोला, माँ कुछ भी खैरियत नहीं है। मैं जल्दी जल्दी अपनी पत्नी की बात बताया कि माँ देखो, सो तो रही थी मेरे साथ में, और जब मेरी आँख खुली ना तो पलंग पर है नहीं। मैं समझा कि बाथरूम गई होगी, बाथरूम में भी नहीं है। तब मैं मेन गेट पर गया तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब माँ वो बाहर चली गई है। माँ तुम यहीं रहो, अब मैं अब जा रहा हूँ बाहर देखने के लिए कि आखिर गई तो कहाँ गई। अब माँ मुझे समझाती रही कि बेटा मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ, अकेले जाना ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहने लगा, नहीं माँ, आप घर में रहो और उसका इंतज़ार करना, जैसे ही आए तो फिर उसको बाहर जाने मत देना, मैं तो जा ही रहा हूँ ना ढूंढने के लिए। आखिरकार मैं बाहर निकला, गली में हर तरफ निगाहें दौड़ाते हुए और देखने की कोशिश कर रहा था कि मेरी पत्नी गई तो कहाँ गई। मैं गांव का गली गली घूम रहा था, लेकिन मुझे मेरी पत्नी नजर नहीं आई। सबका दरवाज़ा बंद, सब अपने कमरे में मज़े से सो रहे हैं। भटक रहा था मैं गलियों गलियों में। जब वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं निराश हो चुका था कि अब कहाँ गई होगी, मैं कहाँ ढूंढूं उसको। एक तरह से रोने का मन कर रहा था और गुस्सा भी आ रहा था अपनी पत्नी के ऊपर में। लेकिन अगले पल गुस्सा गायब हो जाता था, क्योंकि बाबा के कहे हुए शब्द मुझे याद आ जाते थे। वो कहते थे कि देखो, अब तुम्हारी पत्नी का उसमें क्या कसूर है, जो कुछ करती है वो आत्मा ही करती है। अब मुझे उस आत्मा लड़की पर बहुत ही गुस्सा क्रोध आ रहा था, लेकिन वो मिले तब ना। मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा, लेकिन पत्नी गांव के गलियों में कहीं भी नजर आई। आखिरकार मैं ढूंढते ढूंढते गांव से बाहर निकल आया, खेत खलिहान के साइड में, और मैं देखता जा रहा था। अब आवाज़ लगाऊं तो वो भी ठीक नहीं है, रात का टाइम है और लोग बाग अगर जाग गए पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरी पत्नी घर से गायब हो गई है, बाहर चली गई है। अब लोक लज्जा तो था ही। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, दूर दूर तक अंधेरे में देखने की कोशिश करता था कि मेरी पत्नी गई तो कहाँ गई। मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। और तभी एक पेड़ था, पुराना पेड़ था बरगद का, ना जाने कितने सालों से लगा हुआ था। और गांव के लोग कहते हैं कि वहां पर भूतों का वास है, लेकिन मैंने आज तक उस बरगद के पेड़ के नीचे मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं। अब लोग बाग देखे होंगे गांव का, तभी तो कहते होंगे। जब मेरी निगाहें उस तरफ गई ना तो मुझे एक परछाई सी दिखाई पड़ी। आज जैसे ही परछाई दिखी तो मुझे गांव का जो लोग बताते थे कि वहाँ भूत प्रेत अपछाए घूमते रहते हैं, अब मुझे वही याद आ गया। मैं एक तरह से डर गया था कि अरे, बरगद के पेड़ के नीचे वही साया तो नहीं है भूत जो गांव के लोग बताया करते हैं। सही में खौफ में आ गया था। लेकिन अगले पल मेरी पत्नी का याद सताने लगी। कहाँ गई भाई, कहाँ गई? जिस काम के लिए आया था वो तो मैं भूल ही गया, मेरा ध्यान भूत प्रेतों में भटक गया। लेकिन जब मैं उस साये को देखने लगा तो साया तो मेरी पत्नी की तरह लगा। अब हाइट भी वैसी ही और कपड़ा जो साड़ी पहन रखी है वैसी ही। तब मैं एकदम बेचैन हो उठा कि इतनी रात को मेरी पत्नी इस बरगद के पेड़, गांव से बाहर, और वो भी भूतों वाला बरगद का पेड़, वहां क्या कर रही है, क्यों आई है यहाँ पर। लेकिन अभी मुझे डाउट था कि मेरी पत्नी हो सकती है या कोई भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन अब जब मेरी पत्नी कहीं पर नजर नहीं आई तो मेरा संदेह बढ़ता चला गया। मैं धीरे 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 खेत की पगडंडी के चलता जा रहा था। जब मैं उस बरगद का पेड़ के नजदीक पहुंच गया और तब मैं देखा तो वास्तव में मेरी पत्नी थी और बरगद के पेड़ के तने के पास में खड़ी थी। कभी आगे चली जाती, कभी पीछे आ जाती और फिर एक जगह पर खड़ी हो जाती। अब बरगद के पेड़ के ऊपर अपनी ध्यान लगा रखी थी, आंखें उसके ऊपर में। मैं देख करके दहल चुका था कि इतनी रात को इस जगह पर क्यों आई है। मैं समझते देर नहीं, मुझे लगा कि जो कुछ ये कर रही है
घर से निकल कर के बाहर तक आई है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। जो कसूर है उस आत्मा लड़की का है, वही इसके शरीर में आई हुई है और ना जाने अब कौन सा खेल खेलने जा रही है। मैं ज़्यादा देर इंतजार नहीं किया, सीधा अब तेज कदमों से अपने पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी की निगाहें अभी बरगद के पेड़ के ऊपर देख रही थी, न जाने क्या देख रही थी। मैं देखना मुनासिब नहीं समझा। मैं पत्नी का हाथ पकड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत धीरे से अब कान के पास आकर के बोला, चलो घर चलो, माँ इंतजार कर रही है। लेकिन मेरी पत्नी मेरी बात सुन नहीं रही थी। उसका ध्यान अभी भी उस बरगद के पेड़ के ऊपर में टिका हुआ था। मैं जोर जोर से कहने लगा, कान के पास आकर के, चलो घर। मैं खींचने की कोशिश करने लगा उसका बाजू पकड़ करके, लेकिन उसमें तो ना जाने कितनी ताकत भरी हुई थी। वो तो हिल करके राजी नहीं थी। अजीब समस्या मेरे साथ में खड़ा हो गया था। ना तो रोते बनता था, ना हंसते बनता था। अगर मैं जोर जोर से चिल्लाता तो गांव वहां पर नजदीक में था, अब कोई ना कोई मेरी आवाज को सुन लेता। सुनने का मतलब कि रात में कोई न कोई अब वहां से लोग निकल करके आ जाते, पता करने के लिए कि आखिर किसकी आवाज है। और जब आ जाते तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाती। अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बार बार अपनी पत्नी से विनती कर रहा हूं कि देखो, चलो घर पर, माँ इंतजार कर रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए। बाजू पकड़ के खींच रहा हूं, लेकिन बिल्कुल आ नहीं रही। अभी भी उसका ध्यान बरगद का पेड़ के ऊपर में लगा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उस आत्मा लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जान रहा था कि सब खेल उसी का है। अब ये मेरी पत्नी के साथ क्या नया खेल खेल रही है, क्यों लेके आई है यहाँ पर? क्या इसके साथ कोई गलत इरादा तो नहीं है? इसको कहीं मारने वारने के चक्कर में तो नहीं लाई है? क्या मतलब हो सकता है इस रात में यहाँ पर लाने का? मेरे दिल में बहुत तरह का सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। आखिरकार जोर जबरदस्ती करने लगा, खींचने लगा, लेकिन अभी भी वो एक आध कदम तो पीछे हटती थी जिधर मैं खींचता था, लेकिन वापस उसी जगह पर चली जाती थी, निगाहें बरगद के ऊपर में। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं उसके कान में जा कर के जोर जोर से बोलना शुरू किया कि चलो जल्दी, माँ बुला रही है, माँ इंतजार कर रही है। लेकिन वो मेरी बात सुने तब ना। आखिरकार गुस्सा तो आ ही चुका था। अब जो पानी था सर से ऊपर से बह रहा था। इतना इंतजार तो मैं कभी नहीं कर सकता था जितना उस रात उस बरगद के पेड़ के पास में मैंने किया था। उसको मनाने का, अब गुहार लगाने का, सब कुछ करके थक चुका था। आखिरकार मैं अपनी पत्नी को दोनों हाथों से अब गोद में उठा लिया। मेरी पत्नी का वजन मैं जानता था कितना है, लेकिन वो तो मुझे डबल लग रही थी उस वजन से। मैं हैरान था, लेकिन मैं जानता था कि ये वजन उसका अपना नहीं है, साथ में उस आत्मा लड़की का भी है। और वो नहीं चाहती है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ से जाऊं, लेकिन मैं भी अब जिद पर अड़ा हुआ था। मैं अपनी पत्नी को अब उठा लिया। पत्नी छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं छोड़ा नहीं। जितना भी कोशिश कर सकती थी उसने कर लिया। आखिरकार जीत मेरी ही हुई। मैं अपनी पत्नी को गोद में उठाए हुए अब घर की तरफ एक तरह तेज कदमों के साथ चल पड़ा। पीछे मुड़ करके देखता जा रहा था। मुझे उस पेड़ के पास में कुछ साए जरूर नजर आए, काले काले से साए, लंबे लंबे से साए। अब मुझे अब समझते देर नहीं लगी कि वास्तव में जो गांव के लोग कहते हैं ना कि ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, ना जाने किसने लगाया होगा। ये जरूर अब जो भूत का साया दिख रहे थे, शायद गांव वालों ने सही बोला था, वही हो सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी अब गलियों में पहुंच गया था। जब अपने दरवाजे पहुंचा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी, बाहर वाला मेन गेट पर मेरा ही इंतजार कर रही थी। आज जैसे ही मुझे देख लिया ना, तब वो दरवाज़ा पूरा का पूरा खोलती। क्या कहने लगी, बेटा जल्दी अंदर चल, किसी ने देखा तो नहीं ना? मैंने बोला नहीं माँ, किसी ने नहीं देखा। तब कहने लगी, कहाँ मिली है? यानी वो भूतहा बरगद के पेड़ के पास में। अब इतना कहानी बताने का मेरे पास टाइम नहीं था। सीधा ले जा करके अपने पलंग पर उसको सुला दिया।
लेकिन अभी भी तड़प रही थी। आंखें बड़ी बड़ी थी। सही मायने में उसका जो चेहरा था एकदम किसी भूत से कम नहीं लग रहा था उस टाइम में। माँ समझदार थी, क्या करना है उस वक्त में वो अच्छी तरह से जानती थी। पूजा घर में गई और वो जो पूजा का सामान था, गंगा जल, पवित्र गंगा जल लेके आई, मेरे पत्नी के ऊपर में छिड़कना शुरू कर दिया। अब वास्तव में उस वक्त में गंगा जल ने काम किया था। जैसे ही गंगा जल मेरी पत्नी के ऊपर में संपर्क किया, गिरा, पत्नी कुछ देर के लिए जरूर इधर से उधर तड़पी, बेचैन हुई, लेकिन आखिरकार वो सो चुकी थी गहरी नींद में, जैसे उसको कोई होश ही ना हो। उसके साथ क्या हुआ है अब तो उठने के बाद ही बता सकती थी, लेकिन माँ कह रही थी कि बेटा अभी सोनी थी, जब थोड़ी देर के बाद हम उठाएंगे ना तो अब बिल्कुल सही रहेगी, अभी उठाना ठीक नहीं है। माँ भी डरी हुई थी। डर तो नहीं था, एक तरह से घबराहट थी, बेचैनी थी, जैसा मुझे था। आखिरकार आधा घंटा के बाद माँ ने उठाना शुरू किया कि बहू उठो उठो। मेरी पत्नी आंखें खोली। अब वो मेरी पहली वाली पत्नी थी। उसकी आंखें जैसे था मैं जान चुका था, चेहरे का भाव बदला हुआ था। और कहने लगी, क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर इतनी रात को क्यों हो? अम्मा जी आप यहाँ कैसे आई? हम तो अपने पलंग पर सो रहे थे, क्या कुछ बात हो गई क्या अम्मा जी? मेरी माँ से बात करने लगी। तब मेरी माँ बोली, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अब वास्तव में मेरी पत्नी अब सोने में देरी नहीं किया था, अब सो चुकी थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, माँ भी बाहर निकली। माँ के कमरे में जा कर के मैं बातचीत करने लगा। माँ बहुत चिंता में डूबी हुई थी और कहने लगी, बेटा ये सब क्या चल रहा है हमारे घर में, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं सोचा कि आप कुछ छिपाना ठीक नहीं है। जो कुछ है मैं शुरू से लेके अभी तक बताता ही चला गया। जैसे जैसे मैं बात कर रहा था, बता रहा था, मम्मी सब सुन रही थी। वो उनके चेहरे पर कई रंग आ रहे थे, कई रंग जा रहे थे। आखिरकार जब मेरी कहानी खत्म हुई तो माँ मेरी तरफ गुस्से से देख रही थी। बोली, इतना सब तेरे साथ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं? क्या जरूरत थी तुम्हें उस आत्मा लड़की को अपने शरीर में यहाँ पर लाने की? मैं तो नहीं बोली थी, मैं जानती थी कि तू नौकरी करने गया है। मैं तो नहीं जानती थी कि तू किसी आत्मा लड़की को अपने शरीर में लेके आएगा। ये बेटा तूने बहुत बड़ी गलती की। अब इसका उपाय तुझे ही करना पड़ेगा। अब करेगा ना? मैं बोला, हाँ माँ करूँगा। अब मेरी ऐसी बातचीत अब साधु बाबा से चल रही है, फकीर बाबा से। अभी वो किसी कार्यवश कहीं बाहर गए हुए हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि कुछ दिन के बाद मैं लौटूंगा तो इसके बारे में पक्का कोई फैसला करूंगा कि क्या करना है। मैं ज़रूर इस आत्मा लड़की को तुम्हारे चंगुल से दूर भगाऊंगा ताकि वो तुम्हें परेशान न करे। मैं माँ को समझाता रहा कि माँ कुछ दिन की बात है, जैसे ही बाबा आ जाएंगे और वो समस्या का हल कर देंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है। माँ मेरी तरफ देख रही थी, उसको जैसे लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ अब उस पर मेरा वो माँ का विश्वास जैसे टूट गया हो, विश्वास नहीं हो मेरे ऊपर में। वो जो निगाहें मुझे देख रही थी मैं समझ रहा था, लेकिन माँ मैं कहता रहा कि माँ मैं जो बोल रहा हूँ ना आप मेरी बात पर विश्वास रखो। उस फकीर बाबा से मेरी इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है और उन्होंने बताया है कि मैं लौटूंगा तो ये काम जरूर करूंगा। अब आखिरकार रात हमने किसी तरह से बिताया, वापस गए पलंग पर। अब तो पत्नी जो थी बिल्कुल मेरी शांत थी, पहले जैसे थी। सुबह जब हम उठे सामान्य थी। सुबह उठने के बाद में मैं पूछने लगा उससे, मेरी माँ भी थी, कि मैं ही पूछा कि ये तो बताओ तुम रात में कहाँ गई थी, तुम्हें कुछ याद है? मेरी पत्नी आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, मैं कहाँ गई थी, मैं तो अपने बिस्तर पर थी, मैं तो कहीं कहाँ गई, मैं कहीं आती जाती नहीं, आपको तो पता ही है मुझे डर लगता है। मैंने बोला कि हाँ तुम सही कर रही हो। अब माँ फिर पूछने लगी कि बहू कुछ तो तेरे को याद होगा कि रात में तू घर से बाहर भी निकली थी
आंगन में आई थी, बाथरूम गई होगी, कुछ तो याद होगा तुझे। लेकिन वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहने लगी कि नहीं माँ, मैं सो गई थी। इसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई थी। आपने मुझे उठाया था पानी डाल करके, और इसके बाद मैं फिर दोबारा सो गई थी। क्या कोई विशेष बात है माँ? मेरी पत्नी मेरी माँ से अब पूछने लगी थी। मेरी माँ बोली, नहीं बेटा, नहीं बेटा, दरवाजा खुला हुआ था मेन गेट का, इसलिए मैं संदेह किया था कि मैं तो खोली नहीं ना, जितेंद्र खोला है, तो आखिर घर में तू ही बचती है ना, तो मेरा शक तुझ पर ही किया। क्या तुमने दरवाजा खोली थी क्या बेटा? अब मेरी पत्नी फिर सोचने लगी। काफी देर सोच विचार के बोली, नहीं माँ, मुझे याद नहीं है कि मैं उस दरवाजे तक गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब बात माँ ने खत्म कर दिया। छोड़ो बेटा, शायद मैं ही दरवाजा बंद करना भूल गई होंगी, संदेह तुम पर कर रही हूं, छोड़ो इस बात को, टाल दो। बात आई गई होगी, रोज का तरह अब हमारा दुकान पर जाना वही काम रह गया था। पत्नी अपना घर संभाले हुई थी, माँ अपना घर में देखभाल कर रही थी, अब मैं अपनी दुकान पर। ऐसा कई दिन तक, कई रात तक चलता रहा। लेकिन इसके बाद मेरी पत्नी बाहर नहीं गई थी। हाँ, रात के टाइम फिर वही जो पहले होता था, उसकी जो दूसरा रूप था वो मुझे नजर आता था। जब हम एकांत के क्षणों में होते थे, एकांत के पल में होते थे, उसका जो रंग ढंग था वो बदल जाता था। मैं जानता था कि वो आत्मा लड़की है जो इसके शरीर में प्रवेश किया हुआ है और उस शरीर का बेजा इस्तेमाल कर रही है, मैं इतना जानता था। लेकिन अब मुझे इंतजार था फकीर बाबा का कि कब फकीर बाबा आएंगे और इस काम को करेंगे। मुझे वास्तव में इस आत्मा लड़की से नफरत दोबारा हो चुकी थी। अब मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे आसपास भी दिखाई दिए। इसने तो मेरी पत्नी को उस रात उस भूतहा बरगद के पेड़ के पास में ले गई थी। ना जाने उसका इरादा क्या था, क्या करना चाहती थी। अगर मैं वक्त पर नहीं जगता तो शायद मेरी पत्नी के साथ कुछ बुरा भी हो सकता था। ऐसा ही मेरा सोचना था, और जो मेरा सोचना था बिल्कुल सही था। आखिरकार हफ्ते भर इंतजार करने के बाद और आखिर वो जो फकीर बाबा थे अब हमारी दुकान पर आए, और आते ही मैंने उनका पैर पकड़ लिया और बोला, बाबा इस बार हमारा कल्याण जरूर कीजिए। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। सारे घटनाक्रम दोबारा से उनको बताती चला गया, और वो मेरी बात सुन करके अब मेरी तरफ देख रहे थे। कोई जवाब, कोई भी उत्तर नहीं दे रहे थे। अब फिर वो मुझसे बोलने लगे, देखो शांत हो जाओ, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। जो तुम काम बताए थे ना, उस आत्मा लड़की को मैं तुम्हारे चंगुल से दूर लेके जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे उस वक्त का इंतजार है और वो वक्त अब आ चुका है। आज रात को, आधी रात को हम तुम्हारे घर में चलेंगे, पूजा पाठ करेंगे और उस आत्मा लड़की को हम कैद करके ले जाएंगे। और इसके बाद वो आत्मा लड़की तुम्हारे पास कभी लौट के नहीं आएगी। इतना मैं बोल सकता हूँ। अब तुम शांत हो जाओ। मैं सारी तैयारी करके आया हूँ और आज ही रात ये सब पूजा होगा। मुझे अब आराम की ज़रूरत है। क्या मेरे लिए कोई स्थान है कि जहाँ मैं आराम कर सकूँ? मैंने बोला, बाबा अब ये घर तो है नहीं, दुकान है। हाँ, ये एक हमारा फोल्डिंग बेड है, इसको मैं बिछा देता हूँ और आप यहाँ आराम कर लीजिए। अब इसके बाद बाबा वही किए। मैं पूछा भी कि भोजन करना है तो उन्होंने मना कर दिया। बोले, नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं तेरा काम करने के बाद ही कुछ भोजन के बारे में सोचूंगा। मुझे अब जगाना मत, मैं अपने आप ही उठूंगा, क्योंकि रात भर मुझे जागना है, काम करना है। अब मुझे उठाना भी बिल्कुल मत। अब वही हुआ। अब मैं जब बाबा आ गए तो मैं एक तरह से, मेरा जो मन था, अब मुझे लग रहा था कि अब उस आत्मा लड़की से निजात मिल जाएगी। अब वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी, ना मुझे ना मेरी पत्नी को। मुझे ऐसा लगने लगा था। आखिरकार शाम के बाद बाबा उठे और मैं फिर पूछा कि बाबा आप जलपान करेंगे, कुछ खाने पीने को ले आऊं? तब वो कहने लगे, नहीं बाबू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अब
जो कुछ करूँगा तुम्हारी भलाई करने के बाद में, तुम्हारा काम करने के बाद में। अब तुम अपना काम करो और समय का इंतजार करो। ये जो पूजा है आधी रात के वक्त में होगा। मैं अब कहने लगे, बाबा अब हम यहाँ तो 8-9 बजे तक रहते हैं शॉप पर, इसके बाद हम घर ही चलेंगे। तब बाबा कहने लगे कि चलो ऐसा ही कर लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर उससे पहले नहीं आऊँगा, आधी रात के वक्त ही आऊँगा। अगर उससे पहले आ गया तो आत्मा लड़की जान जाएगी और वो दूर भाग जाएगी। मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही तुम्हें करना है। अब फिर उन्होंने सारा प्लान मुझे बता दिया कि मुझे क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। 9 बजे के बाद मैंने दुकान बढ़ा दिया और बाबा को लेकर के अपने गांव की तरफ चल पड़ा। बाबा गांव की सीमा पर रुक गए और कहने लगे कि तुम जाओ और जो मैं कहा है वैसे ही रखना और कानों कान किसी का खबर नहीं होना चाहिए। खास करके तुम्हारी पत्नी के कान में तो ये बात आनी ही नहीं चाहिए, और कोशिश करो कि अपने परिवार में किसी को ना बताओ। मैंने बोला, बाबा जैसा आपने बताया है वैसा ही करूँगा, आप बेफिक्र रहिए, बस ये मेरा काम कर दीजिए। मैं अपने घर आ चुका था। मैं बिल्कुल शांत था। मन में कई तरह का विचार चल रहे थे। क्या सचमुच वो आत्मा लड़की हमारे घर से विदा हो जाएगी, दोबारा नहीं आएगी ना? कभी मन करता था कि कितनी बार ऐसा हो चुका है, क्या इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन के लिए जाए और फिर वापस आ जाए। लेकिन बाबा कह रहे थे कि इस बार मैं इसको लेके जाऊंगा अपने साथ में, ऐसी जगह रखूंगा कि दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगी। और यही सब सवाल जवाब अपने आप करता हुआ अब घर में अंदर था, बिल्कुल शांत था। माँ पूछ रही थी कि हाँ बेटा क्या हुआ, तेरे वो बाबा जी का आए कि नहीं आए? मैं बोला नहीं माँ, अभी नहीं। माँ से भी झूठ बोल दिया और पत्नी को तो इस बारे में कुछ बताना ही नहीं था। जल्दी जल्दी हमने खाना वाना बनवाया और माँ को भी खाना खिलाया, आपने भी खाया, पत्नी को भी खिलाया। अब पत्नी को बोला कि आप सो, हम भी चलते हैं, सोते हैं। पत्नी कहने लगी आज इतना जल्दी क्यों? मैंने बोला मैं थका हुआ हूँ, तबीयत सही नहीं है, इसलिए हम जल्दी आराम करेंगे और सुबह जल्दी उठना भी है। और उसके बाद हम बिस्तर पर, माँ भी अपने कमरे के अंदर। माँ तक मैं खबर नहीं लगने दिया। जब देख लिया कि मेरी पत्नी गहरी नींद में सो गई है, अब रात जो टाइम था वो आ चुका था और दूसरे कमरे में मेरी माँ भी अब सोई हुई थी। मैं घड़ी का टाइम देख लिया कि हाँ अब टाइम हो चुका है। तब मैं अपने कमरे से निकला, सीधा मेन गेट पर दरवाज़ा खोला। अब दरवाजे पर तो कोई था नहीं, लेकिन मैं जाते वक्त मैं ऐसा अपने माँ से सब कुछ बता देना चाहता था। लेकिन जो साधु बाबा थे, फकीर बाबा, उन्होंने मना किया हुआ था कि परिवार के अंदर ये बात किसी को मत बताना। लेकिन मैं जानता था कि अगर पूजा पाठ होगा तो माँ जाग जाएगी, कहीं चिल्ला ना पड़े और फिर मामला खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने माँ को उठाया, धीरे धीरे सारा बात बता दिया कि माँ बिल्कुल खामोश रहना, अब मेरी बात सुनना, किसी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब फिर जल्दी जल्दी वो बात बताया। अब बोला माँ अपने कमरे के अंदर रहना, कोई भी बाहर शोरगुल हो, कुछ भी हो, आपको बाहर निकलना नहीं है। आप मेरी पत्नी के दरवाजे की तरफ ध्यान रखना, ये भी बाहर ना निकले। मैं साधु बाबा को अब लेने जा रहा हूँ, वो गांव के बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। अब फिर मैं अपने जिस रास्ते पर जाना था निकल पड़ा। अब वास्तव में जब गांव की सीमा पर पहुंचा तो फकीर बाबा इधर से उधर चहलकदमी कर रहे थे। अब उनको लग रहा था कि वक्त हो चुका है, अब हमें जाना चाहिए। और जब मैं पहुंचा तो बोले कि क्या घर के परिवार सारे सो रहे हैं ना? मैंने बोला हाँ। तो चलो देरी किस बात की। वही हुआ, सीधा हम घर के अंदर पहुंचे, आंगन में दरवाज़ा बंद किया। अब फकीर बाबा अब अपना थैला खोला, बिना कोई शोर शराबी के हुए। मैं सोचा कि कोई पूजा पाठ करेंगे, कुछ ऐसा होगा, शोर होगा, आवाज़ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अब उनके जो थैली में से भभूत जैसा कुछ निकला हुआ था, मुट्ठी में लेकर के हर तरफ आंगन में छिड़कने लगे। दरवाजे के ऊपर अब जो भी जगह था
जहाँ हम रहा करते थे पूरे एरिया में भभूत छिड़कने लगे। जब सारा दरवाज़ा पर भभूत छिड़क दिया, कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं, और तब वो कहने लगे कि तुम्हारा कमरा कौन सा है, तुम्हारी पत्नी किस रूम में सोई हुई है। मैंने उंगली के इशारा किया कि ये मेरा कमरा है बाबा। तब वो बोले चलो आगे आगे तुम चलो, अब पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। माँ मेरे अंदर जगी हुई थी क्योंकि मैं सब बता के गया था, वो भी इंतजार कर रही थी। मैं अपने कमरे में अंदर पहुंचा तो मेरी पत्नी अभी भी सोई हुई थी, गहरी नींद में थी। और जब हम कमरे के अंदर पहुंचे तो जो भभूत हाथ में ली हुई थी, अब हमारे घर के जो दीवारें थीं उस पर उन्होंने छिड़कना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके दीवार पूरा हो चुका था। अब वो पलंग पर वैसे ही करने लगे। जैसे ही पलंग का पूरा भभूत छिड़क दिया हर साइड से, अब क्या बच गया तो मेरी पत्नी। अब पत्नी के ऊपर भभूत नहीं छिड़का, मुझसे बोले कि अपने पत्नी को उठाओ, जगाओ। मैं अपने पत्नी को अब उठाने लगा कि उठ जाओ उठ जाओ। अब जैसे ही पत्नी उठी ना, अब जैसे ही उस बाबा को देखी एकदम चीख पड़ी, पूरा बदन उसका जैसे कपकपी लेने लगा, आवाज बदल गई, बोलने का अंदाज बदल गया, चीखने लगी, कहने लगी ये तुमने क्या किया जितेंद्र, तुमने ये क्या किया? ये तो वही तांत्रिक है जो मुझे पकड़ करके ले जाना चाहता था उस बंगले से, देखो यहां तक पहुंच गया है। जितेंद्र मुझे बचा लो, जितेंद्र मुझे बचा लो। अब ये जो आवाज मैंने सुना, मैं एकदम बेचैन हो गया, डर लगने लगा। अब जो फकीर बाबा थे वो कहने लगे बेटा तुम हट जाओ पीछे, अब मेरा काम है, कैसे इसको काबू में करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन मेरी पत्नी तड़प रही थी, बार बार मेरा नाम लेके गुहार लगा रही थी, जितेंद्र ये वही तांत्रिक है जो मुझे बंगले के अंदर कैद करके ले जाना चाहता था, वो वही तांत्रिक है, अगर इसके कैद में गई तो मैं दोबारा छूट नहीं पाऊंगी। ये काफ़ी दिनों से मेरे को चक्कर में था मुझे पकड़ने के लिए, इसके मैं इसलिए इसे दूर दूर भागती रही कि कभी भी इसके चक्कर में नज़दीक ना पड़ूं। जितेंद्र ये तो तूने बहुत बड़ा धोखा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं एकदम डरा हुआ था। अब वो आत्मा मेरी पत्नी के अंदर शरीर में थी, आज जीभ भर कर मुझे कोस रही थी, तरह तरह की धमकियां दे रही थी कि मैं छोड़ूंगी नहीं। अब बाबा कहने लगे जितेंद्र तुम कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, बस देखते रहो। अब वो बाबा जो भभूत हाथ में लिए थे मेरी पत्नी के ऊपर छिड़कने लगे और कहते जा रहे थे कि देखो मैं तुम्हें तड़पाना नहीं चाहता, तुम आसानी से मेरे पास आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा, बड़े आराम से अपने पास में रखूंगा अपनी कुटिया में, तुम्हें मैं कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं दूंगा, बशर्ते कि तुम मेरी बात को मानो। तुम अब आ जाओ मेरे पास में, इसी में तुम्हारा भलाई है। आखिरकार वो आत्मा मेरी जो पत्नी के अंदर में थी तड़पती रही, मुझे कोसती रही, और आखिरकार अब मेरी पत्नी का शरीर छोड़ना ही पड़ा। और जैसे ही शरीर छोड़ा, अब वो फकीर बाबा के काबू में थी, थैले में उनके। और इसके बाद दरवाज़ा खोल करके फकीर बाबा जल्दी से बाहर निकल गए। मैं पीछे पीछे भागा, पत्नी को देखा भी नहीं कि पत्नी का क्या हाल हुआ। आंगन में पहुंचा तब फकीर बाबा अब मुझे देख करके डांटने लगे, कहने लगे अपनी पत्नी को देखो, मुझे क्या करना है मुझे मेरे ऊपर में छोड़ दो, मेरे पीछे भूल करके मत आना। और वही हुआ, मेन गेट का दरवाज़ा खोला और सीधा गली में निकल गए। मैं अपने भाग करके पत्नी के पास में आया, पत्नी बेहोश थी, उसको होश नहीं था। और उधर अपने कमरे में मेरी माँ चुपचाप मेरी बात का इंतजार कर रही थी कि कब मैं बुलाऊं, कब मम्मी को आवाज़ लगाऊं। और वही हुआ, जैसे ही मैंने आवाज़ दिया मेरी माँ अब कमरे से निकल के आ गई और आते कहने लगी हो गया पूजा, क्या वो आत्मा पकड़ी गई? मैं तेरी पत्नी के चिल्लाने की बहुत आवाज़ सुन रही थी, क्या वास्तव में वो बाबा ले गए पकड़ करके? मैंने बोला हाँ माँ। अब पूरा कहानी शुरू से लेके अंत तक बता दिया। अब मैं बताया माँ को कि माँ वो कहती थी कि कोई तांत्रिक बंगले में आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, और वो मेरे शरीर में अब वहाँ से प्रवेश करके इस गांव तक आई। और जैसे ही पत्नी मेरी जागी, अब उस
में मेरी जो वो आत्मा थी वो तड़पने लगी। पूरा कहानी मैं बताने लगा कि माँ, वो आत्मा जानती थी उस तांत्रिक को, और उस तांत्रिक के डर से ही अब हमारे शरीर के अंदर में आई थी, गांव में आई थी। अब मैं थोड़ा अफसोस कर रहा था कि मैं अब क्या करूं, मैं कहीं दोषी तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब आत्मा मेरे साथ में इतना गलत व्यवहार किया है, मेरी पत्नी के शरीर में आई, आधी रात के वक्त उस बरगद के पेड़ के पास में गई, ना जाने क्या चाहती थी। चलो जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, भला आप टली। माँ भी कह रही थी बेटा उसके बारे में मत सोच, बिल्कुल उसके बारे में चर्चा ही मत करना, ना सोचना, जो हुआ अच्छा ही हुआ, वो आत्मा सदा के लिए गई, अब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तेरी पत्नी है तो उसको देख, अब देखभाल की जरूरत है, शरीर उसका कमज़ोर हो गया होगा उस आत्मा के जाने के बाद में, अब हम दोनों मिलकर के उसका सेवा भाव करना होगा। अब वास्तव में वही हुआ। मेरी पत्नी जब उसको होश आया, मेरी माँ ने गंगा जल छिड़क करके होश में लाया था। होश में आई ना तो वास्तव में उसके शरीर में बहुत कमजोरी थी। कह रही थी माँ मुझे ना जाने क्या हुआ, मुझे इतना कमजोरी महसूस हो रही है कि मैं सही ढंग से उठ करके चल भी नहीं सकती। अब वास्तव में उसके साथ में ऐसा ही हुआ था। काफ़ी दिन हम लोग माँ बेटे मेहनत करने, उसको खिलाना पिलाना, वक्त पर दवा दारू कराना, और तब जाकर के महीनों के अंदर में उसका शरीर कब्जा में आया था। और तब हमें लगा कि हाँ, अब हमें उस आत्मा लड़की से आज़ादी मिल गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की अंतिम भाग जितेंद्र जी की कहानी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी तो जाइए, उनमें भी मज़ेदार मज़ेदार कहानियाँ मैं डाल रखा हूँ, उन कहानियों का भी मज़ा लीजिए। हाँ, अगर आपके पास भी कोई घटना है, कोई कहानी है, आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर और या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर के कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।